हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जामों में इतिहास से हड़प्पा सभ्यता से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो के ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। ये एक कहानी है, ये एक तरह से कहानी है जो हमारे पुराने समय में ये सब हुआ था, जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, जो सभ्यता है ये 4600 साल पुराना सभ्यता है। इस यह सभ्यता है जो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। ये जो सभ्यता है ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 2400 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2400 साल पहले का बात है। ये सभ्यता उस समय था। ये दोस्तों, ये एक भारतीय सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता को खोजा गया है। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि सभ्यता को कैसे मालूम चला कि ये एक हड़प्पा सभ्यता है? उसका नाम कैसे रखा गया कि वो हड़प्पा ही सभ्यता है? तो दोस्तों, चलिए हम लोग अब इस हड़प्पा सभ्यता को पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम रखा गया है, इस कैसे मालूम चला कि यहाँ पे एक सभ्यता बसा हुआ था। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1826 में चार्ल्स मैसन एक इतिहासकार थे। चार्ल्स मैसन एक इतिहासकार थे। इन्होंने ही पंजाब के एक गांव थे, पंजाब का एक गांव था। उस गांव में ये देखा कि यहाँ के लोग घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती थी, तो उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। उन्हें केवल जमीन से ही खोद खोद के ईंट निकाल लेते थे और उसी से मकान बनाते थे। सब लोग इसे चमत्कार समझता था, सोचते थे कि कहाँ से ईंट आ रहा है, लेकिन सब लोग चमत्कार करके उस पर ध्यान नहीं देते थे कि इसके नीचे एक सभ्यता था जो इस जमीन के अंदर दब गया है। ये सब लोग इसे मजाक समझते थे और ऐसे ईंट को निकाल कर मकान बनवाते थे। वो दोस्तों इतने मजबूत ईंटें थे कि उससे आज भी मकान वो कितने भी पुराना हो जाता वो टूटता नहीं था। तो फिर ये जो मैसन थे, ये मैसन 1826 में इस चीज को देखा, लेकिन उसको बारे में सोचे नहीं और उसको छोड़ दिया और ज्यादा फैला भी बात नहीं और दब गया। फिर दोस्तों 1853 से लेकर 1800 भारत में रेलवे लाइन की निर्माण चल रहा था। उसमें भारत में रेलवे लाइन की निर्माण हो रहा था और उसी समय भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की ट्रेन चली थी। तब उस समय भारत में निर्माण चल रहा था। दोस्तों, ये निर्माण है 1856 में कराची से लाहौर के बीच चल रहा था। ये निर्माण कराची से लाहौर के बीच चल रहा था। तो उसी समय यहाँ पे लाइन बिछाया जा रहा था। तो उसी समय एक दो भाई थे, बंटन बंधु। ये दो भाइयों ने ये उस समय जब निर्माण हो रहा था तो उस समय ये देखे कि लोग इस जमीन से खोन खोन के ईंट को निकाल कर और अपने मकान को बनाते थे। उन लोग को ईंट की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब इस बात की जानकारी उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम, जो इन्हीं के देखरेख में ये लाइन का काम चल रहा था, लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो इन्हीं के देखरेख में ये काम चल रहा था। तो इस बात की जानकारी जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इनको दी। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम इस बात की जानकारी सरकार को दिया। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम निर्देश में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई।
अब दोस्तों ये पुरातात्विक विभाग क्या होता है? तो पुरातात्विक विभाग उस विभाग को कहते हैं जो जमीन को खोद कर किसी चीज की खोज करना, मतलब जमीन के अंदर से किसी चीज की खोज करना, उसी को पुरातात्विक विभाग कहते हैं। तो उस समय जब ये अलेक्जेंडर को मालूम चला तो उन्होंने भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों अब ये पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस 1902 में लॉर्ड कर्जन के निर्देशन पे, लॉर्ड कर्जन जो थे उन्हीं के द्वारा मार्शल पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक बने। जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक बना दिया गया और ये महानिर्देशक बनकर इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी थे। इस कहा जाता है कि इस जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। तो दोस्तों अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर में ये हड़प्पा सभ्यता ही क्यों नाम रखा गया? तो दोस्तों ये बात बता दूं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि जो यह स्थल मिला था तो सबसे पहले हड़प्पा के स्थान पे ही मिला था। दोस्तों ये हड़प्पा है, ये आज के पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा है ये आज के पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले खोज में हड़प्पा के ही स्थान पे इस सभ्यता की खोज हुई, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम पहले हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि उस गांव में ही सबसे पहले इस सभ्यता की मालूम चला, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो दोस्तों ये हड़प्पा के बगल में सिंधु नदी था। सिंधु नदी के पास में ये हड़प्पा जो सभ्यता है, ये सभ्यता की खोज हुई है। भारतीय महाद्वीप है, भारतीय महाद्वीप के पास 1500 जगह ऐसा मिला जहां से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर में हड़प्पा सभ्यता है। मैं आपको अभी अच्छी तरह को समझाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता के मकान कैसे होते थे, सब मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो अब ये राखलदास बनर्जी हैं, तो इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आप लोग समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। तो दोस्तों ये मानिए ये सिंधु नदी है, इस नदी के पास खोदाई हुए तो उसमें इस सभ्यता की कुछ जानकारी मिली। और यहाँ पे जो गंगा है, तो गंगा के बीच में ही सरस्वती नदी है। दोस्तों ये सरस्वती नदी के पास सबसे ज़्यादा इस सभ्यता की खोज हुई है। सबसे ज़्यादा इस सरस्वती नदी के पास इस सभ्यता की खोज हुई है। लेकिन आज कहते हैं कि जो सरस्वती हैं विलुप्त हो गई हैं, ये दिखती नहीं है, ये विलुप्त हो गई हैं। लेकिन भारतीयों में आज भी सरस्वती जी पूजनीय है, उन्हें आज भी पूजा की जाती है। तो ये विलुप्त नहीं है, ये एक कहा गया है कि ये विलुप्त हो गई हैं। तो दोस्तों इस सरस्वती नदी के पास सबसे ज्यादा इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। ओके दोस्तों, तो इसलिए कई इतिहासकार ये कहने लगे कि जब सरस्वती के पास भी जब ये सभ्यता की सबसे ज्यादा मिली है तो क्यों ना सरस्वती सभ्यता क्यों नहीं रख दिया जाए। लेकिन इस कई इतिहासकारों ने इस बात पे सहमत नहीं हुए और कहे कि सबसे पहले हड़प्पा में इस सभ्यता की खोज हुई है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा। तो फिर इसके बाद इसका नाम हड़प्पा से रखा गया। और दोस्तों अब ये सिंधु नदी के पास इस सभ्यता की खोज हुई थी, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता, इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किसे कहा जाता है, तो आप जान लीजिए कि इसे सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के पास इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांस्य सभ्यता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कांस्य की मालूम चला था कि यहाँ पे कांस्य का भी प्रयोग होता था, तो इसलिए इसका नाम कांस्य सभ्यता भी रखा गया है। इसका नाम कांस्य सभ्यता भी रखा गया है। इसलिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कांस्य सभ्यता किसे कहा जाता है, तो कांस्य सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया।
और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। ये आप ध्यान दीजिए, किस चीज को खोज किए थे। तो जो राखल दास बनर्जी है, इन्होंने 1922 में इस मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। इस मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे। तो यह राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 किए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है ये नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। मैं अभी आपसे बताया था कि जो सिंधु नदी है उसी नदी के आसपास इस सभ्यता की सबसे पहले जिक्र हुआ, यहाँ पे इसको खोजा गया, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। आप लोग किसी भी क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु सभ्यता किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा डायरेक्ट कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांसे के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। अभी मैं आपसे बताया था कि इसी सभ्यता में सबसे पहले कांसे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसका दो स्थल अफगान में है, 2 स्थल अफगान में है। हाँ, और उसके बाद पाकिस्तान में 475 स्थल है। पाकिस्तान में 475 स्थल है और 925 स्थल खोज में भारत में मिला है। भारत में, इंडिया में 925 स्थल मिला है। तो मतलब टोटल 1500 स्थल खोज में मिला है। 1500 स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये ऐतकार में है। ओके दोस्तों, ये ऐतकार में है। सब ये जाल की तरह एक पास सटे हुए रहते हैं, सब ऐसी एक पास सटे हुए हैं और सबका साइज सेम है। सबका साइज सेम है। जैसे प्लॉट बांटा जाता है तो प्लॉट में साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन इस सभ्यता में सबका साइज, सबका मकान का साइज एक है और सभी का मकान ऐतकार के शेप में है, ऐतकार शेप में है और ये पूरा जाल के तरह बुना हुआ है। तो इस जो सभ्यता थे, इस सभ्यता के मुख्य निवासी भूमध्य सागरीय थे और द्रविड़ थे। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है इतनी विकसित थी, आज का जो विकास है वही उस समय भी विकास था। देखते हैं कि आज हम लोग के जो एरिया आता है तो वो नगर निगम में आ जाता है, उसी तरह वहाँ पे भी उस समय भी उस सभ्यता में नगर निगम भी थे। तो दोस्तों जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब ये एक गाँव था। हड़प्पा सभ्यता एक गाँव है, हड़प्पा सभ्यता है ये एक गांव है, एक नगरीय सभ्यता है। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो इतिहासकार इस सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा माने थे। मैं आपसे बताया था कि इसे मुख्य केंद्र हड़प्पा माना गया क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ था। और ये कौन सा स्थान पर खोज हुआ था, तो हड़प्पा स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। तो उसका मुख्य केंद्र हड़प्पा और इसे हड़प्पा सभ्यता ही नाम देना उचित समझे। तो ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता जितने प्राचीन सभ्यता थे, जितने पुराने के जो सभ्यता है उन सभी सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यता है, सभ्यता से अनेक गुना ये बड़ा था, ये अनेक गुना बड़ा था। इसका कोई अनुमान नहीं था कि कितना बड़ा था। तो दोस्तों ये सभ्यता संसार के सभी प्राचीन सभ्यताओं में अनेक गुना बड़ा था। अब दोस्तों ये इसका क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में समझा जाए कि ये किस किस जगह पे फैला हुआ है। तो दोस्तों अब मानिए कि पूर्व पश्चिम होता है, पूर्व पश्चिम होता है। तो ये जो पूर्व में था, तो ये पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर स्थान है, ये गांव है, ये तो जिला मेरठ में है। पश्चिम में कहाँ था, तो ये पश्चिम में कांगेडोर है जो कि ये बलूचिस्तान में है, जो कि ये बलूचिस्तान के आप जानते होंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये आज भी अपने आप को आज़ाद करने के लिए कोशिश में लगा। उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ है। उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ है और दक्षिण में ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला है, वहाँ के गांव दाइमाबाद तक फैला हुआ है। तो ये देखिए कहाँ तक फैला हुआ है। ये पूर्व में जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ गांव आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। पश्चिम में बात किया जाए तो ये बलूचिस्तान के सुत कांगेडोर के तक फैला हुआ है। उत्तर में बात किया जाए तो ये जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ है और दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के दाइमाबाद तक फैला हुआ है।
तो दोस्तों एकदम आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता है पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है, तो आपको ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप उस समय जवाब देने में मुश्किल होगा। दोस्तों अब ये हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये शहर का नाम दे देगा और ये शहर कहाँ पड़ता है, तो इसका जवाब देना रहता है। तो इसलिए मैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हैं उनका मैं नाम लेके आया हूँ। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं ये कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला है हड़प्पा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कहाँ है। तो हड़प्पा जो ये है दोस्तों, ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है। आप जानते हैं कि पंजाब है, ये भारत में भी है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो ये पाकिस्तान के पंजाब में है। यहीं पे सबसे पहले खोज करने में मालूम चला था कि यहाँ पे नीचे एक सभ्यता है। दोस्तों इस खुदाई में मात्र थोड़ा सा खुदाई किया गया, इससे थोड़ा सा खुदाई में वो साफ एक शहर दिखाई देने लगा कि एक शहर बसा हुआ है, इस शहर बसा हुआ था। तो ये दोस्तों ये हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। उसके बाद दूसरा है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लाहौरकाना जिला है, वहीं पर मोहनजोदड़ो पड़ता है। अब इसके बाद लोथल है। तो दोस्तों ये लोथल गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। दोस्तों ये लोथल ही है जो इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह है। इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह लोथल ही है। बंदरगाह आप किसको कहते हैं? बंदरगाह उसको कहा जाता है जैसे मानिए आपको कहीं और से व्यापार करना रहता है, तो नाव के द्वारा आप व्यापार करेंगे तो नाव कहाँ रुकेगा? तो बंदरगाह पर रुकता है। नाव है, नाव बंदरगाह पर रुकता है। तो ये लोथल वहाँ के सबसे बड़ी बंदरगाह थी। अब दोस्तों ये कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। आलमगीरपुर, ये मैं अभी बताया था, आलमगीरपुर ये पूर्व में है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। तो ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। सूतकांगडोर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कोटिजी है, ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध में है। ये पाकिस्तान के कोटिजी, ये पाकिस्तान के सिंध में है। चंदूगढ़ ये पाकिस्तान में है। फिर सुरकोटदा है, यह भी गुजरात के कच्छ जिला में है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिला में है। तो दोस्तों ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सुरकोटदा कहाँ पड़ता है। देश में भी कुछ जगहों पे पड़ता है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भारत के गुजरात राज्य में, मैं बताया था शुरू में कि भारत के गुजरात राज्य में इस स्थल की खोज सबसे ज्यादा हुई है। तो कौन कौन मिला है? सुरकोटदा मिला है, रोजी मिला है, मालवद, ये मालवद भी, यह भी एक हड़प्पा सभ्यता की शहर है, गांव है। देसुल मिला है, देसुल मिला है, प्रभात पट्टन मिला है, भगत राव मिला है। अब ये जो मैं लाल कलर में ये जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है। लोथल, लोथल भी गुजरात में मिला है। रंगपुर, दोस्तों ये रंगपुर है, वहीं पे धान की खेती का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में धान की खेती का साक्ष्य मिला है। फिर धौलावीरा, ये धौला भी मेन शहर है उस हड़प्पा सभ्यता की, यह भी एक मेन शहर है। धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, ये आप लोग तीनों इस जगह को याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हरियाणा, हरियाणा में बनावली है, कुणाल है, मिताथल है, तीसरा मिताथल है। दोस्तों राखीगढ़ है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़, भिड़ाड़ा भी है, यह भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। अब इसके बाद पंजाब, पंजाब में क्या पड़ता है? रोपड़ पड़ता है, बाड़ा पड़ता है, संघोल पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र में धाइमाबाद और बनावली पड़ता है। राजस्थान में क्या पड़ता है? तो कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। जम्मू कश्मीर है, उस यही मांडा जगह है की खोज जम्मू कश्मीर में हुई है। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में बात किया जाए। तो दोस्तों पहले मैं इसको बताने से पहले मैं आपको फिगर के माध्यम में बता दूं कि ये जो नगर था ये कैसा था। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता किसके लिए जाना जाता था? दोस्तों ये शहर के लिए और नगर नियोजन के लिए जाना जाता था।
और दूसरा जल निकासी है, जो इसका जल निकासी, जो जल निकलने का रास्ता बनाया गया था, इतना बेहतरीन बनाया गया था। जिसका घर का निर्माण मैं बता देता हूँ कि ये घर कैसे रहते थे। तो दोस्तों ये दो भागों में जो घर थे यहाँ के दो भागों में बटा रहता था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला था। एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। दोस्तों ये पूर्वी टीला था और ये पश्चिमी टीला था। ये पूर्वी टीला था, ये पूर्वी टीला होता था और ये पश्चिमी टीला होता था। तो दोस्तों ये निचले स्तर पर आता था, ये ऊंचे स्तर पर आता था, मतलब ये पहाड़ पर आता था और ये नीचे रहता था। ये पहाड़ पर रहता था और ये नीचे रहता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में हर साल बाढ़ आता था। तो दोस्तों ये जो बाढ़ आने के टाइम ये शहर सुरक्षित नहीं रहता था, लेकिन ये शहर, ये जो है ये स्थान ये सुरक्षित रहता था। इसे दुर्ग कहा जाता था, दुर्ग, इसे दुर्ग कहा जाता था। ये दुर्ग होता था, यहाँ पे राजा महाराजा पैसे वाले लोग रहते थे। लेकिन इस स्थान पे व्यापारी रहते थे, कोई कर्मचारी रहते थे, कोई गरीब लोग रहते थे। उस तरह के लोग इस पूर्वी टीले में रहते थे और जो पश्चिमी टीला था उसमें राजा महाराजा पैसे वाले लोग रहते थे। ओके दोस्तों, तो इस पूर्वी टीले में गरीब लोग रहते थे, अमीर लोग इस पश्चिमी टीले में रहते थे। दोस्तों बाढ़ आते थे तो इस टीले को सुरक्षा के लिए, इस टीले की सुरक्षा के लिए घेराबंदी किए जाते थे। बाहरी एक परत लगे रहते थे, एक परत लगे रहते थे। मानिए बाढ़ आ गया, चाहे कोई हमला किया, कोई अगर हमला कर रहा है, दीवार सा बनाया गया था कि ताकि कोई हमला करे तो इन लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। ये पहले ऊंचे पे थे और ये नीचे पे थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे बड़े अमीर लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे गरीब लोग रहते थे। ये पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था। कहा जाता था ये अच्छी थी, ये थोड़ा खराब थी, ये अच्छी थी, ये खराब थी। ये दुर्ग, इसमें दुर्ग, ये दुर्ग रहता था, इसमें अमीर लोग रहते थे, इसमें अमीर लोग रहते थे, इसमें गरीब लोग रहते थे, व्यापार लोग रहते थे, कर्मचारी लोग रहते थे। तो दोस्तों जो लोग मानिए कोई विदेशी आक्रमण करे, इसलिए इसके सामने एक, इसी के दुर्ग के किनारे अलग से दीवार बनाया गया था। और दोस्तों ये दीवार के जो बाहरी हिस्सा था, इस बाहरी हिस्से में पकी हुई ईंटें का प्रयोग किया जाता था और अंदर के हिस्से में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस सभ्यता के सभी विशेष बात यह है कि यहाँ के विकसित नगर निर्माण योजना था। मैं आपसे बताया था कि अभी निर्माण योजना था, वो यहाँ के इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता जो थी और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के लिए के अपने दुर्ग थे। अभी मैं बताया था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे तो राजा महाराजा उनके पैसे वाला रहते थे, तो वो दुर्ग में रहते थे, जिसे पश्चिमी टीला कहा जाता था। जो गरीब लोग रहते थे वो पूर्वी टीला में रहते थे, वो निचले रहते थे, निचले हिस्से में रहते थे। और ये पहाड़ पर रहते थे, एक तरह से पहाड़ बना हुआ था, वो पहाड़ पर रहते थे और ये निचले हिस्से पर रहते थे। दुर्ग था, दुर्ग के किनारे भी एक दीवार चला हुआ था ताकि कोई विदेशी हमला करे तो इन लोग को नुकसान ना हो। लेकिन इन लोग के लिए कुछ नहीं बनाया गया था। ये केवल व्यापार लोग रहते थे, कर्मचारी लोग रहते थे। इसमें केवल व्यापार लोग और कर्मचारी लोग रहते थे। हड़प्पा, तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, इन दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे और शासक वर्ग का परिवार रहता था। मैं अभी आपसे बताया था कि जो दुर्ग थे उस दुर्ग में केवल शासक परिवार के लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, गरीब लोग निचले हिस्से में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर जहां ईंटे के मकान में सामान्य लोग रहते थे। अभी मैं बताया था कि जो ये दुर्ग था, दुर्ग के बगल में उसके सामने ही एक शहर होता था जो कि सामान्य ईंटों से बना रहता था। लेकिन ये दुर्ग है, ये दुर्ग पक्की ईंटों से बना रहता था और उसके जो बाहरी परत थी, जो बाहरी दीवार थी, वह भी पक्की ईंटों से बना रहता था। और उसके बाद अंदर का जो हिस्सा रहता था वो कच्ची ईंटों का बना रहता था।
तो ये जो नगर थे, ये नगर के भवनों थे, ये मैं आपको बताया था कि जो नगर थे, नगर सभी एक आयताकार रूप में थे, लेकिन ये सब एक साथ सटे हुए थे, मतलब एक तरह से जाल बना हुआ था। तो दोस्तों इस सभ्यता के जो शहर थे, मानिए ये कोई शहर है, मानिए ये कोई घर है, शहर नहीं एक घर है, ये शहर है, शहर है। इस आपको फिगर के माध्यम से इस शहर के रास्ते को पहले बता दूं कि इसके शहर के रास्ते कैसे होते थे। देखिए दोस्तों, ये मानिए एक शहर है, इस शहर के जो रास्ते रहते थे तो एक मेन रास्ता होता था, एक मेन रास्ता होता था, एक मेन रास्ता होता था जिसकी चौड़ाई है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर होता था, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर होता था। और इसी रास्ते से छोटे पतले पतले रास्ते होते थे, इससे छोटा थोड़ा रास्ता रहता था, ऐसे रास्ते रहते थे, ऐसे रास्ते होते थे। और इसी रास्ते में ये बीच में गली होते थे, बीच में गली होते थे, बीच में गली होते थे। तो दोस्तों इसी में ये मकान बनता था, मानिए इसी में मकान बनता था, ये जो गली बन रहा है इसी में मकान बनता था, इसी में मकान बनता था। ओके दोस्तों, तो जो ये मकान बनते थे, तो ये मकान जो उसके दरवाजे खिड़कियां होते थे, ये गली में खुलते थे। ये मकान के खिड़कियां हो गए, दरवाजे हो गए, ये गली में खुलते थे, ये मेन रास्ते में नहीं खुलते थे। और दोस्तों ये जो रास्ते थे सब अपने आप को समकोण में काटते थे, मतलब एक तरह से 90 डिग्री पर रहते थे, सीधा रहता था। गली कहीं ऐसे घुमाव कहीं नहीं था, ऐसे घुमाव किसी रास्ते में ऐसे घुमाव नहीं था, सब सीधे रहते थे, एकदम समकोण में काटे रहते थे। और ये मेन रोड पे इसलिए नहीं खुलता था क्योंकि आने जाने वालों को, गाड़ी वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए सीधे 90 डिग्री के अंश पर रहता था ताकि सब कुछ दिखे कि रास्ता साफ है। इसलिए इस जो रोड के दरवाजे ये गली में रहते थे, रोड पे नहीं रहते थे, गली में बने हुए रहते थे, दरवाजा खिड़कियां सब गली में बने रहते थे। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मैं अभी बताया था कि ये एक दूसरे को समकोण में काटते हैं, अनेक प्रकार के खंडों में हो जाता था। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि जो मकान थे अनेक खंडों में बने हुए थे, सब ये जाल की तरह एक साथ पास सटे हुए थे, तो ये अनेक खंडों में बने हुए थे। घर के दरवाजे पीछे खुलते थे या गली में खुलते थे। चलिए दोस्तों अब हम आपको पहले आपको घर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे घर रहते थे। देखिए ये मान लीजिए एक घर है, ये घर है, ये गली है, ये है गली। तो दोस्तों ये जो गली है, इसी गली में ये एक दरवाज़ा होता था, इस घर का दरवाज़ा होता था। लेकिन जब ये कोई दरवाजे के रास्ते अंदर घुसता था तो यहाँ पे एक दीवार होता था। दोस्तों ये दीवार इसलिए बनाया जाता था कि कोई भी अपना पर्सनली चीज़ से कोई अंदर देख ना पाए, तो इसलिए ये लगभग 8 फीट का या 9 फीट का दीवार बना रहता था कि ताकि कोई भी अपना पर्सनली चीज़ कोई देख ना ले अंदर का। और इसके बाद इस दरवाजे से या तो इधर से आदमी घूमेगा, नहीं तो इधर से जाने पे जब जाता था तो यहाँ पे एक आंगन था, यहाँ पे आंगन रहता था। आंगन में दोस्तों इसी आंगन में एक कुआं रहता है, फिर यहाँ पे एक किचन रहता है, फिर उसके बाद किचन के बगल में एक स्नान घर रहता है, जो स्नानागार कहते हैं, उसे स्नान घर कहते हैं। तो हर घर में आपको एक कुआं मिलेगा, स्नानागार मिलेगा और उसके बाद एक किचन मिलेगा। तो हर घर में कुआं, किचन हो गया, स्नानागार है, ये सब कुछ इस घर में मिलता था। घर में लगभग 4 रूम थे, हर घर में 4 रूम अवश्य जरूर रहते थे।
और दोस्तों यहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी पाई गई है, यहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी पाई गई है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये एक तल्ला नहीं, दो तल्ला, तीन तल्ला जरूर बनते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि इसके दरवाजे, जो उसके दरवाजे होते थे, ये गली में खुलते थे, ये रोड पे नहीं खुलते थे। और दोस्तों उस घर के जो नाली होते थे, वो नाली बगल से, ये बगल से बाहर आते थे रोड पे, और गली में आते थे। ये गली में आकर, और वो गली में आकर और ये रोड के अंदर से, ये रोड के अंदर से अंदर जो सीवर पाइप आजकल लगा रहता है, उसी तरह उस समय भी सीवर पाइप लगे थे। उसी के अंदर से ही रोड के अंदर के बाहर एक जगह इकट्ठा होकर शहर के बाहर जाके नाले के पानी गिर जाते थे। तो सोचिए कि दोस्तों जो व्यवस्था उस समय थी, वो आज भी वैसा व्यवस्था हर जगह नहीं मिलेगा आपको। आज भी वैसा व्यवस्था हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस समय नाली खुले हुए रहते हैं, लेकिन उस समय जो सीवर पाइप है उसी के अंदर से अंदर हर जगह आपको मिलेगा कि अंदर से अंदर पानी चले जाता था। लेकिन दोस्तों एक और ये कि एक लोथल ऐसा जगह है जहां दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड पे खुलते थे। मेन रोड पे उस लोथल के जो घर के दरवाजे थे, खिड़कियां थे, वो मेन रोड पे खुलते थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि लोथल ऐसा जगह है जहाँ पे दरवाज़ा और खिड़कियाँ मेन रोड पे खुलते थे, गली में नहीं खुलते थे। लेकिन और हर जगह उसके दरवाजे गली में खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। दोस्तों जो ये वृहद स्नानागार मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नहाने का स्थान होता है, जहाँ पे नहाते लोग हैं, उसे वृहद स्नानागार कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। और दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। दोस्तों ये स्नानागार होता था, मानिए जो स्नानागार है, ये स्नानागार के जो इसके नीचे का पोर्शन होता था, वो नीचे का सब सीमेंट का बना हुआ रहता था। दोस्तों इसकी लंबाई थी, इसकी लंबाई 11.88 मीटर थी। इसकी चौड़ाई 1 मीटर थी और इसकी गहराई 2.40, इसकी गहराई थी, जो इसकी गहराई ये 2.40 मीटर थी। 2.40 मीटर इसकी गहराई थी। तो दोस्तों इसके अंदर के पोर्शन था वो सभी सीमेंट के द्वारा बनाया गया था। और इसके दोनों कोने से सीढ़ियाँ बनी होती थी, ताकि अंदर आप घुसकर आप नहा सके। जैसे स्विमिंग पूल आज होता है, उसी तरह उस समय भी एक तरह से स्विमिंग पूल ही कहा जाएगा, स्नानागार कहा जाता था। दोस्तों वहाँ पे उस सभ्यता में महिलाओं के लिए उस स्नानागार में एक रूम भी बनाया जाता था, एक कमरा भी होता था जहाँ पे कपड़े को बदलेंगे। तो दोस्तों कपड़े को बदलने के लिए एक रूम भी बनाया जाता था जहां पे स्त्रियां को कपड़े बदलते थे। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि बृहद स्नानागार क्या होता है। ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बृहद स्नानागार था। तो दोस्तों इसके दोनों सिरों पर जल तक जाने की सीढ़ियाँ लगी थी। तो मैं आपको बताया कि जल तक जाने की सीढ़ियाँ, बगल में कपड़े बदलने के कमरे भी रहते थे स्नानागार में। मैं आपसे बताया था कि जो स्त्रियाँ को नहाने के लिए कमरे भी बनाए गए थे, वहाँ पे उन्हें कपड़े उपड़े बदलने के लिए होते थे। फर्श पक्की ईंटों का बना होता था। जो उसका फर्श होता था, मैं बताया था कि फर्श पक्की ईंटों का बना होता था, मतलब प्लास्टरा हुआ रहता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधित है। धर्म अनुष्ठान मतलब जो धर्म के लोग होते थे, जो पंडित होते हैं, जो पुजारी होते थे, उन लोग के लिए बनाया गया है। स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। तो सोचिए कि इससे चल रहा है कि उस समय वो लोग पूजा पाठ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। इसका मतलब पूजा पाठ भी होता था, इसलिए अनुमान लग रहा है कि वह उस समय पूजा पाठ भी होता था।
क्योंकि उन लोग को स्नान करने के लिए जैसे बनाया गया था, जो व्यवस्था दी गई थी, तो इससे यही एहसास होगा कि उस समय थे जूते हुए खेत हो गया और नकीदार ईंटें हो गए। ये कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड और लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जो अग्निकुंड होता है, अग्निकुंड मतलब जानते हैं कि अग्निकुंड मतलब जहाँ हवन किया जाता है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। और ये कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अनाज रखने का कोठार था। अनाज रखने जैसे अनाज उस सभी दुर्गों में अनाज रखने का एक कोठार भी बनाया गया था, जिसकी लंबाई 45.78 थी और चौड़ाई 15.35। फर्श दरार में गेहूं और जौ का दाना मिला है। इससे यह अनुमान होता है कि उनमें पैदावार भी होते थे। इसलिए मालूम चलता है कि उस समय खेतों में पैदावार भी होते थे, खेतों में अनाज का पैदावार भी होता था, उपजाऊ भी होते थे। तो प्रतीत होता है कि चबूतरों पर फसल की दौनी भी होती थी। जो वहाँ के तब चबूतरे थे, वहाँ पे उस समय इससे यह एहसास होता था कि वहाँ पे दौनी भी किया जाता था, फसलों का दौनी भी किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प बना 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंस विराजमान है। दोस्तों, ये पशुपतिनाथ थे, उन्हीं का उस सभ्यता में सबसे ज्यादा पूजा करते। अब मालूम चल रहा है कि उस समय इस सभ्यता के लोग पूजा पाठ में भी ध्यान देते थे, वो पूजा पाठ भी करते थे। मोहनजोदड़ो में नृत्य की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। दोस्तों, इसी मूर्ति से एहसास होता है कि ये मालूम चलता है कि जो वो सभ्यता थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी। मतलब आज देवता को पहले स्थान पर रखा जाता था। उस समय माता जी थी, वो पहले स्थान थी। मतलब एक तरह से घर का की मालिक, उस समय घर की मालिक महिलाएं रहती थी। जैसे आज घर के मालिक पुरुष रहते थे, लेकिन उस समय घर के मालिक महिलाएं रहती थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जी थी, वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। दोस्तों, अब ये भाव चित्रात्मक लिपि क्या होता है? भाव चित्रात्मक लिपि उसे कहते हैं जो ऐसे दाहिने की ओर लिखा जाता हो। जो बाएं से दाहिने की ओर लिखा जाएगा उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हम लोग बाएं से दाहिने की ओर लिखा जाता है, लेकिन उस समय दाहिने से बाएं लिखा जाता था। दाहिने से बाएं लिखा जाता था। हम लोग बाएं से दाहिने लिखते हैं, लेकिन वो लोग बाएं से दाहिने लिखते थे, इसलिए उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो उस समय की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो उस समय की एक लिपि कौन थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। जो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। मैं अभी बताया था कि ये लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जब अभिलेख से एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तब पहला पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरा पंक्ति बाएं से दाएं लिखा जाता। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लोथल नगर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। मैं अभी आपसे बताया था कि केवल एक लोथल शहर था जो घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलता था, लेकिन और जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इनके दरवाजे गलियों में खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। लेकिन लोथल नगर का दरवाजा मेन सड़क पर खुलता था। दोस्तों, अब तो ये निर्माण की व्यवस्था खत्म हो गई। अब हम लोग इन लोग के आर्थिक जीवन के बारे में जाना जाए कि इनके आर्थिक जीवन में क्या था। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। मैं आपसे बताया था कि ये जो सभ्यता है, ये सिंधु नदी के बगल में पाया गया है। इसलिए सोचिए कि जब जो नदी के किनारे जो सभ्यता हो, जो गांव हो, वो सोचिए कि वहाँ पे उपजाऊ कितना होता होगा। तो उस समय यहाँ पे उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता था। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में जो सिकंदरकार थे, उन्होंने कहा था सिंधु इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। सिंधु क्षेत्र था, उस समय के जितने क्षेत्र थे उसमें उपजाऊ क्षेत्रों में पहले नंबर आता था। क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पड़ता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता उस समय के उपजाऊ क्षेत्रों में सबसे पहले नंबर पर आता था।
यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद, मतलब मानिए कि बाढ़ जा रहा है तो बाढ़ के जाने के बाद आधे नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे। जैसे मानिए बाढ़ होता था तो बाढ़ जब वापस चला जाता तो नवंबर के महीने में जो जो जहाँ बाढ़ आते थे वहाँ पे क्या करते थे, बीज बो देते थे। क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आए रहते थे तो वहाँ पे नमी रहती थी, जो जमीन में नमी रहती थी, इसलिए उस समय ये लोग बीजों को बो देते थे। फिर दोबारा बाढ़ आने से पहले अप्रैल के महीने में, अगले बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ को फसल को काट लेते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो गेहूं, जौ हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, ज्वार हो गया आदि अनाज पैदा करते थे। इसके अलावा वे तिल, सरसों को भी जानते थे। दोस्तों उस समय के लोग थे गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार इन सभी का बोते थे, उनका उपजाऊ करते थे। और ये तिल और सरसों के बारे में भी जानते थे। दोस्तों सोचिए उस समय भी सब्जी छौंकते थे, राई से छौंकते थे, तेल ओल का भी प्रयोग करते थे। सोचिए उस समय भी सब्जी उब्जी बनाने में तेल ओल का सब प्रयोग करते थे। इसका मतलब उस समय भी ये लोग सरसों उर्सों के बारे में, गेहूं, जौ सभी के बारे में जानकारी था उन लोग का, और इसके बोते भी थे और उसके उपजाऊ भी करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, जो उसकी मुख्य फसल है वो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। दोस्तों ये सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। लोगों मीठे चीज खाने के लिए वो क्या खाते थे? शहद का प्रयोग करते थे। अगर उनके प्रमुख फलों की बात किया जाए तो उनके प्रमुख फल तरबूज, खरबूज भी मिला है। दोस्तों वो लोग तरबूज के बारे में भी जानते थे, खरबूज के बारे में भी जानते थे, क्योंकि इनके ये प्रमुख फसलें थी। ये फलों में इनके प्रमुख फसलें थी। लेकिन इनकी अनाजों में बात किया जाए तो इनकी अनाजों में प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। मिट्टी से बने हल तथा साच बनावली से मिला है। दोस्तों बुआई करते थे तो हल की जरूरत पड़ती थी, तो हल का साच कहाँ से मिला है? तो हल का साच बनवाली से साच मिला है। दोस्तों अब जानते हैं कि खेती करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो हल की ज़रूरत पड़ती है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो ये रंगपुर और लोथल था, मैं आपको बताया था वहीं पे सबसे पहले धान मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय धान की भी खेती होती थी, और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। जो लोथल है वहाँ से सबसे पहला साक्ष्य चावल को वहीं से प्राप्त हुआ है। लेकिन रंगपुर से धान के बारे में भी जानकारी मिला है कि यहाँ पे धान भी बोया जाता था इस सभ्यता में। दोस्तों इस सभ्यता के लोग कपास की भी खेती करते थे। लेकिन कपास का प्रयोग किस चीज में करते थे? तो कपास का प्रयोग ये व्यापार के लिए करते थे। तो इसी के नाम पे विदेश के लोग थे इसे सिंडन कहने लगे, इसलिए इसे सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों इसी सभ्यता में कपास की खेती होती थी, इसलिए विदेश के जो लोग थे इसे सिंडन का कर बोलने लगे, इसलिए इसे कुछ लोग सिंडन सभ्यता भी कहते हैं। जो विदेश के लोग हैं इसे सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। जो विदेश के लोग थे इसे सिंडन सभ्यता भी कहते हैं। वो कृषि के साथ साथ पशु को भी पालते थे। इसलिए दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता है, इसे कृषि प्रधान संस्कृति का सभ्यता बोला गया है। आइए दोस्तों ये कृषि के साथ साथ पशु को भी पालते थे। अब ये कौन कौन से पशु पालते थे? तो ये बैल हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, भेड़ हो गए, सुअर, ये पाला जाता था। इनके सभ्यता में भैंस, गाय और उसके बाद बैल, बकरी, भेड़, सुअर सभी जानवरों को पालते थे। दोस्तों इस सभ्यता में केवल घोड़े की साक्ष्य नहीं मिली है।
और ये इस सभ्यता में यहाँ के लोग लोहे को बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में भी नहीं जानते थे। घोड़े के साक्ष्य भी नहीं मिला है कि ये लोग घोड़े को भी जानते थे, इसका भी साक्ष्य नहीं मिला है। अब इसके दोस्तों पशुपालन पे बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ये इनका व्यवसाय का बात किया जाए, पालन के द्वारा भी व्यवसाय करते थे। मानिए किसी के यहाँ हल चलाना हो तो ये पशु के द्वारा हल चलवाते थे। हाँ, यह लोग दूध, मांस, अनेक कृषि के कार्यों, दोस्तों ये भार धोने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। दोस्तों मैं बताया था कि इसका प्रयोग कृषि में के कार्यों के लिए, भार धोने के लिए, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? पशुपालन, पशुओं का भार ढोने के लिए, किसी भी भार को उठाना हो तो उसे ढोने के लिए, किसी कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बकरी, मुर्गियां पाला करते थे। ये लोग इन सभी तरह के, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, बैल हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, सुअर हो गए, बकरी, मुर्गियां, सबको पालते थे। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। दोस्तों इन लोगों को ना लोहे की जानकारी थी ना घोड़े की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का भी प्रयोग करते थे। मैं आपसे बताया था कि किसी भी यातायात के लिए ये किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी के द्वारा कहीं जाना हो तो बैलगाड़ी से जाते थे या भैंस गाड़ी से जाते थे। तो यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इनके उद्योग के बारे में बात किया जाए कि किस चीज़ से इनका व्यापार, के किस चीज़ से ये कमाते थे, इनका उद्योग क्या था, क्या चीज़ करके ये लोग कमाते थे। तो दोस्तों यहाँ के नागरिकों में अनेक व्यवसाय, धंधे प्रचलित थे, अनेक तरह के व्यवसाय थे, कोई एक व्यवसाय नहीं था। तो दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसे बनाकर बेच देते थे, विदेशों में व्यापार किया जाता, विदेशों में निर्यात किया जाता था। तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उस पर चित्र बनाते थे, चित्र बनाकर उसको पेंट करते थे, उसको तरह तरह के डिजाइन में बनाया जाता था, तो इससे व्यापार करते थे। तो मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़े बनाने का व्यवसाय उन्नति अवस्था में था। यहाँ पे उस बर्तनों के साथ साथ कपड़ों का बनाने का भी कार्य था, और वो सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा का प्रयोग करते थे। ये लोग सबसे ज़्यादा सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। तो ये बर्तनों के साथ साथ, बर्तनों में चित्र के साथ साथ, बर्तनों को बनाने के साथ साथ ये कपड़े का भी व्यवसाय करते थे। उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। दोस्तों ये जो कुछ भी बनाते थे इसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जौहरी का भी काम उन्नति अवस्था में था। दोस्तों जौहरी क्या हो गया? सोने चांदी का, जैसे जवाहरात हो गया, ये इनका भी प्रयोग करते थे। ये किस चीज़ के बनाते थे? तो दोस्तों ये सोने चांदी है, तो जो अमीर लोग थे, ये अमीर लोग के लिए पत्थर का बनाते थे, हाथी दांत के बनाते थे। मानिए कोई कंघी बनाना हो तो कंघी भी हाथी दांत का बनता था। माला बनाना हो तो माला भी हाथी दांत या पत्थर का बनता था। लेकिन गरीब के लिए मिट्टी का बनता था, मिट्टी का माला बनता था, मिट्टी का मोती बनता था, सब कुछ मिट्टी का बनता था। लेकिन अमीर लोग के लिए हाथी के दांत का बनता था और पत्थर के बनता था। उसी से वो माला बनाकर व्यापार करते थे। मनके और ताबीज बनाने का भी कार्य लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिला है जिससे सिद्ध हो कि उन्हें लोहे के ज्ञान भी था। तो दोस्तों इनका एक व्यापार नहीं था, ये बर्तन बनाते थे, उस पे चित्र बनाते थे, उससे पेंट करते थे। फिर उसके बाद कपड़े का भी व्यवसाय था, कपड़े को भी सिलते थे, उसको बेचते थे, निर्यात करते थे विदेशों में।
और उसके बाद हाथी दांत के द्वारा वो मनके भी बनाते थे, कड़ा बनाते थे, उसके बाद फिर माला बनाते थे, उसके बाद पत्थरों से माला बनाते थे, मिट्टियों से माला बनाते थे, और ताबीज बनाकर भी वो ताबीज बनाने का भी बहुत लोकप्रिय था। तो दोस्तों अभी इस सभ्यता में लोहे की जिक्र नहीं हुआ है, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए यह मालूम चलता है कि उन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं था। दोस्तों ये तलवार होता है, उस सभ्यता के लोगों को तलवार के बारे में भी नहीं मालूम था कि तलवार होता क्या है। अब उनका व्यापार था, ये कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे इसके बारे में जाना जाए। दोस्तों यहाँ के लोग आपस में पत्थर धातु शुल्क जैसे हड्डियाँ से कुछ हड्डियाँ हो गया, या कपास हो गया, या हाथी दांत के मोती हो गए, या मिट्टी के मोती हो गए का व्यापार करते थे। देखिए इनका व्यापार क्या क्या होता था, ये हड्डियों का मोती बनाते थे, ये कपास के व्यापार करते थे, या हाथी दांत के मोती बनाते थे, मिट्टियों का मोती बनाते थे, मिट्टियों का बर्तन बनाते थे, मिट्टियों के बर्तन को पेंट करते थे, इस तरह का व्यापार करते थे और व्यापार करके बेच देते थे। तो वह चक्की से परिचित हैं, संभवतः आजकल के चक्के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। जैसे मैं बताया था कि वहाँ पे बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, तो ये चक्कू होते हैं, उसमें बैलगाड़ी में चक्का लगा रहता है, उससे भी ये परिचित थे। तो इससे ये मालूम चलता है, उसी चक्के से मालूम चल जाता था कि वहाँ पे चक्के से प्रयोग करने वाले कुछ गाड़ी भी रखते थे। तो क्या था, वो बैलगाड़ी था, भैंस गाड़ी था। यह अफगान और ईरान से व्यापार करते थे। दोस्तों यहाँ के लोग थे वो अफगान से और ईरान से व्यापार करते थे। बहुत सी हड़प्पा शिल मेसोपोटामिया में मिला है, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंधी था। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल इन्हीं का व्यापार नहीं करते, ये इनका साक्ष्य मेसोपोटामिया से भी मिला है। केवल ईरान और अफगान से ही नहीं व्यापार करते थे, इनका कुछ साक्ष्य मेसोपोटामिया से भी मिला है, क्योंकि हड़प्पा के बहुत से सामान मेसोपोटामिया में मिला है। इससे यह मालूम चलता है कि ये लोग, हड़प्पा के लोग, मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। ओके दोस्तों, तो ये ईरान और अफगान के साथ साथ ये मेसोपोटामिया से भी व्यवसाय करते थे। अब ये दोस्तों अब आते हैं मनोरंजन, कि ये मनोरंजन में क्या प्रयोग करते थे, क्या किससे ये मनोरंजन करते थे, क्योंकि किसी को काम के साथ मनोरंजन भी जरूरत है। तो ये मनोरंजन में क्या क्या करते थे इसके बारे में जाना जाए। तो मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये मनोरंजन के लिए मछली को पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशुपालन या पशु को या पक्षियों को एक दूसरे में लड़ाते थे। और चौपाई होता है, एक चौपाई होता है, उससे खेलते थे, या कोई पासा खेलते थे, पासा को खेलते थे। पशु पक्षियों को एक साथ लड़ाते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे। ये सब इनका मनोरंजन का आधार था, इसी के द्वारा ये लोग मनोरंजन करते थे। अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस सभ्यता में अभी तक राजनीतिक के या शासक के बारे में नहीं मालूम चला है कि यहाँ पे कौन शासक था। लेकिन इनके इस शहर के जो कार्य थे, इसके जो नगर नियोजन थे, जो इसकी जल निकासी था, इससे ये अनुमान होता था कि जरूर यहाँ कोई शासक होंगे। लेकिन इसका कई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे शासक लोग भी रहते थे। तो इतना स्पष्ट है कि हड़प्पा के विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागार की अस्तित्व और विदेशों से व्यापार संबंधित किसी बड़े राजनीतिक सत्य के बिना नहीं होगा। पर इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। दोस्तों आप ही बताइए कि व्यापार जो करते थे तो वो व्यापार था, तो वहाँ पे नालियाँ थी, जो वहाँ के निकासी थे, जो अगर नियोजन था, जो जल निकासी थे, इसके आधार पे ये लगता था कि ये उन लोग के बिना उन लोग के सहायता से ही नहीं हो पाएगा।
लेकिन इसका कहीं साक्ष्य नहीं मिला है कि उस समय शासक भी थे या उस समय राजनीतिक भी कोई था। की व्यवस्था को देखकर यह लगता है कि कोई नगर निगम जैसा स्थानीय शासन वाला संस्था थी। दोस्तों, यहाँ के जो नगर थे, नगर में व्यवस्था को देखकर ये लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई नगर निगम जैसा स्थानीय स्वशासन संस्था थी, तभी इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन का व्यवस्था था, जल निकासी था, इतना बेहतरीन घर बनते थे। तो यहाँ पे जरूर कोई नगर निगम जैसे स्थानीय शासन थी, तभी इस तरह का जगह था। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगता है कि हिंदू समाज मातृ प्रधान था। जो ये हिंदू समाज थी, यहाँ पे दोस्तों इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। तो इससे यह अनुमान लगा जाता है कि ये जो सभ्यता थी ये मातृ प्रधान सभ्यता थी। जैसे मातृ प्रधान सभ्यता उसे कहते हैं जहाँ पे स्त्रियों का वैल्यू ज़्यादा होता है, पुरुष का वैल्यू कम होता है। तो ये सभ्यता जी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। अब इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों कि ये लोग पूजा पाठ करते थे कि नहीं, तो दोस्तों ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी की मानकर उनकी पूजा करते थे। उर्वरता देवी धरती जी थे, वो धरती माता को उर्वरता देवी की मानकर उनकी पूजा करते हैं। धौलावीरा के दुर्ग में कुएं के में मिला, इसमें नीचे की तरफ जाते सीढ़ियां खिड़की थी जहां दीपक जलाने का सबूत मिला है। उससे कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था। तो शायद सिंधु घाटी के लोग इस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते हैं। दोस्तों ये धौलावीरा था। धौलावीरा के दुर्ग में नीचे की तरफ एक सीढ़ियाँ थी। तो सीढ़ियाँ में एक जंगला रहता था, तो उस जंगले में दीपक जलते हुए दिखाई दिया है। तो इससे यह अनुमान लगता है क्योंकि उस दोस्तों कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था। तो इससे यह अनुमान लगा जाता है कि वहाँ पे जरूर सरस्वती जी का पूजा की जाती थी। ये वृक्ष पूजा या शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिला है। यहाँ पे वृक्ष पूजा भी करते थे, शिव जी का पूजा करते थे। इसका सब साक्ष्य ये सिंधु सभ्यता में मिला है कि यहाँ पे लोग पूजा भी करते थे। किसका? वृक्ष का भी पूजा। आज भी वृक्ष का पूजा किया जाता है, उस समय भी वृक्ष का पूजा किया जाता, शंकर जी का पूजा किया था। तो इससे ये वहाँ पे साक्ष्य मिला है कि इन लोगों का भी, ये वृक्ष का भी और शिव का भी पूजा होता था। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित हड़प्पा में दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दोस्तों इस सभ्यता में शव को जलाने और शव को दफनाने दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। सोचिए उस समय भी लोग शव को जलाते थे, गाड़ते थे। हड़प्पा में शव को दफनाते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में शव को जला दिया जाता था। लोथल और कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण मिलता है। अब दोस्तों हवन कुंड में क्या किया जाता है? तो हवन कुंड में हवन किया जाता है। इससे यह अनुमान होता है कि वे लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। उससे यह अनुमान होता है कि वे लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए थे, वे उनके वैदिक होने का ये प्रमाण मिलता है कि वे लोग पूजा पाठ भी करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। दोस्तों ये स्वास्तिक चिन्ह है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में ही प्राप्त हुआ है। जब खुदाई किया जा रहा था तो उसमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो स्वास्तिक चिन्ह थी वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन थी। लोथल और कालीबंगा में पति पत्नी और बच्चे की समाधि एक साथ मिले हैं। दोस्तों और कालीबंगा थी, वहाँ पे पति पत्नी मतलब दो युगल थे और उनके बच्चे भी एक साथ गाड़ा हुआ मिला है। इससे यह अनुमान लगता था कि वहाँ पे पति हस्बैंड वाइफ थे, उनके साथ बच्चे को सभी लोग को एक जगह गाड़ दिया जाता था। इससे यह अनुमान लगता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। दोस्तों इस सभ्यता में किसी और मंदिर का अवशेष नहीं मिला है कि यहाँ पे मंदिर बना हो, बस मूर्ति मिला है और ये मालूम चला है कि इन लोगों का पूजा किया जाता था, लेकिन वहाँ पे मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिला है।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा करते थे। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा किसकी पूजा करती थी, तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा करते थे। लोग कुब्बड़ वाले सांड थे इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जैसे आज के लोग गौ माता को और गाय की पूजा करते थे, उस समय को लोग कुब्बड़ वाले सांड रहते थे उसकी पूजा बहुत ज्यादा लोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदियों के किनारे पूजा भी किया करते थे। दोस्तों ये सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये अपने घरों में पूजा करते थे, खेतों में पूजा करते थे या नदी के किनारे भी पूजा करते थे। ये घरों में भी पूजा करते थे, खेतों में भी पूजा करते थे, ये नदी के किनारे भी जाके पूजा करते थे। तो दोस्तों ये लोग पूजा पाठ में एकदम बहुत ध्यान देते थे। ये पूजा पाठ पे ज्यादा ये लोग पूजा पाठ है ये ज्यादा लोग करते थे। तो इनके जो धार्मिक जीवन है ये लोग भी ये करते थे। दोस्तों इसकी जो तिथि मानी गई है किसके द्वारा? रेडियो कार्बन। ये नवीन विश्लेषण पद्धति है, ये नवीन विश्लेषण पद्धति है। इसी के द्वारा ये मालूम चला है कि इस सभ्यता का सामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक था। मतलब 1700 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता की अंत हो गया है, खात्मा हो गया है। इसमें दोस्तों जो ये सिंधु सभ्यता थी इसका पूरी तरह से खात्मा में कई तरह के इतिहासकार कई तरह के बात कहते हैं। इसमें यह बोला जाता है कि जो विदेशी लोग थे वो आक्रमण के कारण इस सभ्यता के अंत हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु की वजह से, बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता के अंत हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि संतुलन बाढ़ या परिस्थिति की वजह से इस सभ्यता के अंत हुआ है। भूतत्वीय परिवर्तन के वजह से हुआ है, महामारी की वजह से हुआ है, आर्थिक कारणों के आदि की वजह से इस सभ्यता के अंत हुआ है। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि इस सभ्यता की अंत किससे हुआ है। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन के कोई एक कारण नहीं है, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ हो, जो अलग अलग समय में एक साथ होने की संभावना है। दोस्तों ऐसा लग रहा है, इससे यह अनुमान लग रहा है कि ये एक तरह से नहीं मरे हैं, कई तरह के विभिन्न तरह से ये मरे लोग। कुछ का कहना है कि बाढ़ आने से हुआ है, कुछ का कहना है कि भूमध्य भूकंप आने से हुआ है, कुछ का कहना है कि महामारी आने से हुआ है। तरह तरह के इतिहासकार तरह तरह के बात बताए हैं कि इस तरह से मरे, लेकिन इसका अभी तक पुख्ता सबूत, इसका साक्ष्य नहीं मिला है कि ये किस तरह मरे लोग। मोहनजोदड़ो, आखिर में बताइए कि जो मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकासी की व्यवस्था थी, उससे ये सोच भी नहीं सकते हैं कि महामारी भी वहां पे हुई होगी, महामारी की वजह से लोग मरे होंगे। लोग महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकुंड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे भीषण अग्निकुंड मतलब आग बोला जाता है कि ये जो सभ्यता है आग में जलने की वजह से भी ये सभ्यता के खत्म हुई है। इसका भी ये साक्ष्य यहाँ पे प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो के कमरे में एक कमरा था, वहाँ पे 24 कंकाल मिले जो कि आक्रमण या महामारी के संकेत है। दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे एक कमरे में लगभग 24 कंकाल मिले। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे या तो कोई दूसरा देश आक्रमण किया है या तो महामारी की वजह से लोग मरे हैं, इससे ये कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसको अच्छी तरह आपको समझा सकूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।